मालदीव की उपलब्धियां एवं उसका मूल्यांकन। 16वीं शताब्दी भारतीय इतिहास, या हम ये कहें कि राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड है, क्योंकि इस दौर में राजस्थान में हमें कई छोटी छोटी रियासतें मिलती है जिन्होंने प्रारंभ में स्वतंत्रता का उपभोग किया और बाद में ये मुगलों के अधीन चली गई और वहाँ के ये जागीरदार बन गए। मारवाड़ में मालदीव का उत्कर्ष हुआ, वो मारवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। मालदीव ने अपने सैनिक पराक्रम तथा कूटनीति के द्वारा मारवाड़ को एक महत्वपूर्ण रियासत बना दिया। जब मारवाड़ का वह शासक बना तो उसके राज्य में केवल जोधपुर, मंडोर तथा सोजत कई परगने थे, परंतु उसने अपने विजय अभियानों द्वारा मारवाड़ के छोटे से राज्य को एक विशाल एवं शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित कर दिया। अपनी उन्नति की चरम सीमा के समय उसके राज्य में 58 परगने थे। उसके राज्य की सीमाएं हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवात को स्पर्श कर रही थी। इस विशाल राज्य के निर्माण के लिए उसे निरंतर युद्ध करने पड़े। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार उसे 52 युद्धों में सफलता प्राप्त हुई, केवल गिरी सुमेल के युद्ध में, क्योंकि वो युद्ध में लड़ाई नहीं और उसकी जो सेनापति जो थे, जो उसके अनुपस्थिति में लड़े और वो पराजित हुए शेरशाह से। अगर हम मालदीव का मूल्यांकन करें तो हमें उसे एक सेना नायक के रूप में, एक कूटनीतिज्ञ के रूप में, एक निर्माणकर्ता के रूप में देखते हैं। मालदीव एक पराक्रमी एवं कुशल सेना नायक था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हुमायूं तथा शेरशाह जैसे शासकों ने प्रारंभ में मालदीव की सहायता की अपेक्षा की, जो उसके शक्तिशाली होने का प्रमाण है। कूटनीतिज्ञ के रूप में अगर हम देखें मालदीव को, तो हम देखते हैं कि वह अपनी कूटनीति की दृष्टि से सफल भी रहा और असफल भी रहा। शासक बनने के तत्काल बाद विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए उसने अपने ही स्वजातीय सरदारों एवं अर्ध स्वतंत्र शासकों, विशेषकर मेड़ता और बीकानेर जैसे शासकों का जिस ढंग से मानमर्दन करते हुए उनके राज्यों को अधिकृत किया, उसे किसी भी दृष्टि से सफल कूटनीतिज्ञ नहीं माना जा सकता। उसकी इस नीति से उसके अपने जो साथी थे, सहयोगी थे, उनका जो सैनिक सहयोग था उससे वह वंचित हो गया। उसकी सैनिक शक्ति भी कमज़ोर पड़ गई। दूसरी तरफ उसके विरोधियों शेरशाह से सहायता प्राप्त करके उसके विनाश के बीज भी बो दिए, क्योंकि जो उनके विरोधी थे वो शेरशाह से मिल गए। परंतु जहाँ अन्य घटनाओं का संबंध है, मालदीव ने समय समय पर अपनी कूटनीति का परिचय दिया। शेरशाह से पराजित हुमायूं को सहायता का आश्वासन देना,
उसकी दूरदर्शिता एवं कूटनीतिकता का ठोस प्रमाण है। दुर्भाग्यवश हुमायूं इस अवसर का लाभ न उठा सका। शेरशाह के सुझावानुसार हुमायूं को बंदी न बनाकर उसे सकुशल वापस जाने दिया, जो उसकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण है। इसी प्रकार अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखना तथा राजस्थान में किसी अन्य शक्ति को न उभरने देने की दृष्टि से उसने मेवाड़ की सेना को परास्त किया। शेरशाह जब जोधपुर पर चढ़ आया तो स्थिति को देखकर वह बिना लड़े ही पहाड़ियों की शरण में चला गया, परंतु शेरशाह के मरते ही उसने अपनी शक्ति को संगठित करके अपनी कुशलता से अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। वृद्धावस्था में भी उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। उसने भारतीय राजनीति में अकबर की उभरती हुई शक्ति को पहचान लिया तथा वह मेड़ता व जैतान को लेकर अकबर के सम्मुख युद्ध नहीं लड़ा। इससे स्पष्ट है कि मालदेव में अपने से ताकतवर शासक के विरुद्ध युद्ध न करने में ही उसने अपनी भलाई समझी। निर्माणकर्ता के रूप में अगर हम देखें मालदेव को, तो उसने विभिन्न दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें में सिवाना है, अजमेर है, पोखरण है, रियाँ जो मेड़ता में, पीपाड़ है, ये हमें मिलते हैं। इसी तरह उसने जोधपुर नगर के किले के झरन है, रानीसर तालाब है, नाडोल का परकोटा है, फलोदी नगर के चारों ओर कोट, सोजत के चारों ओर कोट, भादरादून कोट, पोखरण कोट, ये हमें उदाहरण मिलते हैं। उसने जोधपुर के किले में अचला शिवरा जोत, त्लोकसी बरंगा जोत, माली जोधावत जैसा भाटी के क्षत्रियों का निर्माण करवाया। मंडोर में राव गांगा का उसने अपने पिता का देवल बनवाया, उसकी मृत्यु के पश्चात छतरी बनवाई। जोधपुर शहर तथा किले का उसने परकोटा बनवाया। मंडोर में राव गांगा का जो देवल है वो मालदेव के समय की एक उत्कृष्ट शिल्पाकृति है। उसमें की गई नक्काशी अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक है। जोधपुर शहर व किले का परकोटा भी काफ़ी सुंदर व मजबूत बनवाया। शहर में प्रवेश के लिए पोल बनवाई गई। मालदेव के समय के अधिकांश भवन लाल रेतीले पत्थरों के बने हुए हैं। मालदेव ने तारागढ़ अजमेर में दुर्ग में पानी की कमी को दूर करने के लिए पैर से चलने वाले रहट से पानी ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था की। उसने निर्माण कार्यों में नगर की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया। साहित्यकारों को आश्रय देने में भी मालदेव का नाम आता है। उसने साहित्यकारों को दान, उपहार, पुरस्कार, जागीरें प्रदान की। डिंगल साहित्य के क्षेत्र में आसिया के दोहे, मियाँ बीठू के दोहे, अचलनाथ कविया के छपे गीत, आशानंद बारठ के गीत, ईसरदास के दोहे, ये मालदेव के समकालीन थे। मालदेव के समय जैन लेखकों ने भी अनेक रचनाएं लिखी, जिसमें महात्मा नरसेन द्वारा लिखित जिन रात्रि कथा विशेष उल्लेखनीय है। पद्य साहित्य में बेली साहित्य का महत्व इस काल में भी बना रहा। डिंगल भाषा में लिखित बेली साहित्य में दूदो बिसरा द्वारा रचित रतन सिंह की बेली और अरबो भाणो द्वारा रचित देईदास जेतावत की बेली प्रमुख है। मालदेव में योग्य शासक के
गुण विद्यमान थे, इसीलिए उसने लंबे समय तक मारवाड़ पर शासन किया। और कुछ हमें उसके विरोधाभासी भी प्रमाण मिलते हैं, जिसमें रूठी रानी का जो प्रसंग आता है उसका संबंध भी मालदेव से ही है। जो उसके समकालीन जो लेखक थे, जिनमें हमें फारसी लेखकों के विवरण मिलते हैं, और अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि मालदेव जो कि उसकी 16वीं पुरत में है, बहुत बढ़ा चढ़ा है। शेर खां का भी उसके मुकाबले में काम तमाम हो जाता। वैसे तो इस मुल्क में शेर खां के बहुत से किले हैं, लेकिन उनमें अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अरकोट, जैसलमेर, आबूगढ़ और जालौर के किले खास हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा में जगह लिखा है, मालदेव तमाम दूसरे रायों और राजाओं से हिंदुस्तान के रिवाजों और नाम से बढ़ा हुआ था तथा शान शौकत में भी बढ़कर था। एक स्थान पर उसने लिखा है कि बादशाह अकबर जोधपुर के मजबूत किले को फतह करना चाहता था। यह किला मालदेव की राजधानी था। तबाकात अकबरी का लेखक निज़ामुद्दीन अहमद लिखता है कि मालदेव जो कि नागौर और जोधपुर का मालिक था, हिंदुस्तान के राजाओं में फौज और हशमत में सबसे बढ़कर था। उसके झंडे के नीचे 50,000 सैनिक थे। इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी मत व्यक्त किया है कि मालदेव अपने समय के राजाओं में बढ़ चढ़ कर था। मोडो नैन्सी ने भी मालदेव को अपने समय का एक महान शासक बताया है।